सो हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा पिछला चैनल था वो तो बंद हो ही गया है। खैर हम फिर से शुरुआत करेंगे। हमने एसएससी एजीक्यूटी का पैटर्न जो था वो पकड़ लिया है, पूरा एनालिसिस कर लिया है और उस हिसाब से हमें जो कुछ पता चला है वो आपके सामने है। आप जैसा कि जानते हैं सारे टीचर्स लगे हुए हैं भाग दौड़ में, लेकिन हमने जो ऑथेंटिक एनालिसिस किया है और उसके बाद पता चला कि जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो एनसीईआरटी से सीधा उठा रहे हैं वो क्वेश्चंस। एसएससी, जीएलसी, एचएसएल, सीपीओ, जीडी। जीडी का तो खैर अब होगा, लेकिन ये तीनों एग्ज़ाम जिसने दिए थे उनको सब पता है। हम आज यही करने आए हैं और हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी से, जो कहाँ से वो क्वेश्चंस उठा रहा है उन टॉपिक्स को कवर करेंगे। इससे आपको बहुत बेनिफिट भी होगा और सो इसका मैं आपको प्रूफ भी दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो हाँ, पहले हम आपको सिलेबस बता देते हैं। क्लास 7 के हमें जो और पास्ट है ये बुक करनी है और सारे नहीं करने हैं, इसमें कुछ गिने चुने चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, लगभग 3 4 टॉपिक्स, 3 4 लेसन्स होते हैं, उनको कवर करना है। कईयों में तो मतलब एक एक टॉपिक है, एक एक लेसन है, वही करने हैं। जैसे इसमें आवर पास्ट करना है और इसमें अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड क्लास 11th में है ही। ये सब टॉपिक आपके सामने है। और हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, हम हिंदी मीडियम में करने वाले हैं। बहुत सारे टीचर्स हैं जो ये कराते हैं, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम में कराते हैं, जिससे हिंदी मीडियम वालों को बहुत लॉस होता है। हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल गोल यही रहेगा कि हम हिंदी मीडियम में कराएंगे। तो हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर। हम आज शुरू करेंगे आवर पास्ट, सॉरी, आर्ट से शुरू करेंगे हम। क्लास 11th का जो आर्ट बुक है, उस आर्ट में आर्ट वाला लेसन है इंडो इस्लामिक ग्रंथ, उसे शुरू करने जाएंगे। ये देखिए, ये हमारे एग्जाम में आते ही हैं, आपको जैसे कि पता है, देख लो। ये देखो, हम शुरू से देखेंगे। ओके, इंडो इस्लामिक वास्तुकला, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस्लाम की 7वीं 8वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म स्पेन और भारत की फैला। भारत में इस्लाम विशेष रूप से मुस्लिम सौदागरों, व्यापारियों, धर्मगुरुओं और विजेताओं के साथ आया। खैर ये इम्पोर्टेंट लाइंस नहीं है, बट हम वन लाइनर में हम इनको कवर करते चलेंगे। जो यहाँ लगभग 600 वर्ष तक समय समय पर आते रहे। वैसे तो मुस्लिम लोगों ने ईसा की 8वीं शताब्दी से ही सिंधु, गुजरात आदि प्रदेशों में इमारतें निर्माण बनाने का काम शुरू कर दिया था, मगर बड़े पैमाने पर भवन निर्माण का कार्य ईसा की 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में तुर्कों का शासन स्थापित हो जाने के बाद ही शुरू हुआ। जब उन्होंने भारत को जीतकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। सॉरी, मैं इसको बंद कर देता हूँ एक बार। दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। 12वीं शताब्दी तक भारत भव्य परिवेश में विशाल भवन बनाने की क्रिया से पूरी तरह परिचित हो चुका था। उस समय यहाँ भवन निर्माण और अलंकरण की अनेक विधियाँ प्रचलित और लोकप्रिय हो चुकी थी, जैसे सहज तीरों, टोडों और अनेक खंभों के सहारे छतों का निर्माण, छाप, मेहराब, डाट, तोरण आदि का निर्माण। चापें लकड़ी और पत्थर की बनाई जाती थी, इसलिए ये ऊपर के ढांचे के बोझ को सहने उठाने के लिए पूरी तरह सक्षम नहीं होती थी। किंतु अब गुंबद का बोझ उठाए रखने के लिए ढोलदार चापू मेहराबों की जरूरत पड़ी। ऐसे मेहराबों को डाट पत्थर से चापबंद के माध्यम से बनाया जाता था।
लटकती हुई बगली डाट पर बने गुंबद के अंदर खंभे न होने के कारण जगह ज्यादा हो गई। इन देशांतरों और विजयों का एक ध्यान देने योग्य पहलू यह रहा कि मुस्लिम शासकों ने स्थानीय सामग्रियों, सांस्कृतिकों और परंपराओं को अपने साथ लाई गई तकनीकों के साथ अपना लिया। उन्होंने इन तकनीकों को देखा परखा, कुछ को स्वीकार, कुछ को अस्वीकार किया और कुछ को यथोचित परिवर्तन के साथ अपना लिया। इस प्रकार वास्तुकला के क्षेत्र में अनेक संचात्मक तकनीकों, शैलियों, रूपों और सजाओं का मिश्रण तैयार हो गया। इस मिश्रण के फलस्वरूप भवन निर्माण की जो तकनीकें अस्तित्व में आई, उन्हें सामूहिक रूप से इंडो इस्लामिक, इंडो सार्सेनिक, जिन्हें हम इंडो अरबिक वास्तुकला भी कहते हैं। हिंदू यह मानते हैं कि परमेश्वर नाना रूपों में सर्वत्र व्याप्त है, जबकि मुसलमान जो धर्मानुयायी है यह सोचते हैं कि अल्लाह एक है, मोहम्मद उनके पैगंबर है। अतः हिंदू इस प्रकार की सतहों पर प्रतिमाओं और चित्रों को सहारता है। मुस्लिमों को किसी भी सजीव रूप की किसी भी सतह पर प्रकृति बनाना मना है, इसलिए उन्हें प्लास्टर या पत्थर पर अरबक यानी बेल बूटों के काम, ज्यामितीय प्रतिरूप और सुलेखन की कलाओं का विकास किया। संरचनाओं के रूपाकार क्या है? अब इस बुनियादी जानकारी के बाद इंडो इस्लामिक वास्तुकला की कहानी आगे बढ़ती है। भारत में मुस्लिम आगमन के समय या धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों प्रकार की वास्तुकला विद्यमान थी। उसमें मुस्लिम शासकों तथा संपन्न लोगों द्वारा अनेक प्रकार के छोटे बड़े भवन जोड़े जाने लगे, जैसे रोजमर्रा की इबादत के लिए मस्जिदें और जामा मस्जिद, मकबरे, दरगाहें, मीनारे, हमाम, सुनियोजित बाग बगीचे, मदरसे, सराय या कारवाई सराय, कोस मीनारे आदि। विश्व के अनेक भागों की तरह भारत में वास्तुकलात्मक भवन ऐसे लोगों द्वारा बनाए गए थे जिनके पास धन इकट्ठा हो गया था। उतरते क्रम में देखें तो वे शासक और सामंत तथा उनके परिवार, सौदागर, व्यापारी और उनकी श्रेणियां, ग्रामीण संभ्रांत वर्ग और किसी प्रांत के अनुयायी थे। इंडो इस्लामिक वास्तुकला पर सीरियाई, फारसी और तुर्की प्रभाव तो स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं, लेकिन भारतीय वास्तुकलात्मक तथा अलंकृत शैलियों तथा सोचों ने भी इंडो इस्लामिक संरचना तथा निर्माण कार्यों को अत्यधिक प्रभावित किया। इसके अलावा सामग्रियों की उपलब्धता, संसाधनों तथा कौशलों की परिसीमा और संरक्षकों की सौंदर्य अनुभूति ने भी इसी वास्तुकला पर पर्याप्त प्रभाव डाला। अन्य देशों की तरह मध्यकालीन भारत के लोगों के लिए धर्म और धार्मिकता बहुत महत्वपूर्ण थी, फिर भी उन्होंने दूसरों के वास्तुकलात्मक तत्वों को उदारतापूर्ण अपनाया। खैर, इतना जो पढ़ा उसमें से कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा नहीं, आगे देखते हैं। इंडो इस्लामिक वास्तुकला को परंपरा की दृष्टि से कई श्रेणियों में बांटा जाता है, जिनके नाम है शाही शैली, दिल्ली सल्तनत, ये कुछ इम्पोर्टेंट है। प्रांतीय शैली मांडू, गुजरात, बंगाल और जौनपुर। मुगल शैली दिल्ली, आगरा और लाहौर। और दक्कन शैली बीजापुर, गोलकोंडा। ये श्रेणियाँ वास्तुकलात्मक कार्यों की विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए बनाई गई, इसलिए इन्हें अपरिवर्तनीय खाँचों में बांध कर नहीं रखा जा सकता। इन्हें अंडरलाइन कर लेते हैं हम। इंडो इस्लामिक वास्तुकला को परंपरा की दृष्टि से कई श्रेणियों में बांटा जाता है। इनको बांटा गया है: शाही शैली दिल्ली सल्तनत, प्रांतीय शैली मांडू, गुजरात, बंगाल और जौनपुर। मुगल शैली दिल्ली, आगरा और लाहौर, ये तो हम जानते हैं, इसको आपस में शाही शैली दिल्ली सल्तनत, प्रांतीय शैली मांडू, गुजरात, बंगाल और जौनपुर। मुगल शैली दिल्ली, आगरा, लाहौर। और दक्कनी शैली बीजापुर, गोलकोंडा। दक्कनी शैली बीजापुर, गोलकोंडा। ठीक है, ये श्रेणियाँ वास्तुकलात्मक कार्यों की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं, इसलिए इन्हें अपरिवर्तनीय खाँचों में बांधकर नहीं रखा जा सकता। प्रांतीय शैलियों में बंगाल और जौनपुर की वास्तुकला को अलग माना जाता है। गुजरात की वास्तुकला एक अलग क्षेत्रीय स्वरूप था, क्योंकि उनके संरक्षकों ने मकबरों, मस्जिदों और दरगाहों के लिए क्षेत्रीय मंदिर परंपराओं के कई तत्व अपना लिए, जैसे कि तोरण, मेहराबों, सरदल, लिंटन, घंटी और जंजीर के नुमों में उत्कीर्ण और उत्कीर्ण फलक, जिनमें वृक्ष देश के विपरीत सरेक तेजम। शेख अहमद खट की 15वीं शताब्दी में सफेद संगमरमर से बने दरगाह ने रूप सजा में मुगल अकबरों को बहुत प्रभावित किया। रूपों में कटाव, उत्कीर्णन या गचकरी के जरिए प्लास्टर पर डिजाइन कला शामिल है। इन डिजाइनों को सादा छोड़ दिया जाता था, उनमें रंग भरे जाते थे, नमूने पत्थर पर पेंट किए जाते थे या पत्थर में उकेरे जाते थे।
इनमें तरह तरह के फूल शामिल थे। ये फूल उपमहाद्वीप और बाहरी स्थानों पर, खास तौर पर ईरान में लगते थे। चापू मेहराबों के भीतर मोड़ों में कमल की कली के नमूने बनाए जाते थे। दीवारों को भी सरू, चिनार और अन्य वृक्षों तथा फूलदानों से सजाया जाता था। भीतरी छत को सजाने के लिए फूलों के अनेक मिश्रित नमूनों में काम लिया जाता था। खैर, इस डिजाइन से हमने क्वेश्चन नहीं देखा, इसको स्किप करते हैं, ज़्यादा भी पढ़ा हुआ काम में नहीं आएगा। हाँ, ये कुछ ठीक लगा मुझे। भवन निर्माण के लिए सबसे अधिक लोकप्रिय मसाला सामग्री रोड़ी, कंकड़ आदि से चिनाई करने का मिलावन था। उस समय के सभी भवनों की दीवारें काफ़ी मोटी होती थी। इन दीवारों को चुनने के बाद उन पर चूने की लिपाई की जाती थी या पत्थर के चौके जड़ी जाते थे। निर्माण के काम में कई तरह के पत्थरों का इस्तेमाल होता था, जैसे हाँ ये इम्पोर्टेंट है। निर्माण कार्य में कई तरह के पत्थरों का इस्तेमाल, जैसे स्फटिक, बलुआ पत्थर, पीला पत्थर, संगमरमर। ठीक है। और दीवारों को अंतिम रूप तथा आकर्षक बनाने के लिए बहुरली टाइलों का उपयोग किया जाता था। 17वीं शताब्दी के शुरुआती बहु निर्माण जिससे निर्माण सरलता बनाई किला है वो ऊंची मोटी प्राचीरों, फसीलों व बुर्जों के साथ विशाल दुर्ग किले बनाना मध्यकालीन भारत राजाओं तथा राजघरानों की विशेषता थी, क्योंकि इसे अभेद किलों को अक्सर राजा की शक्ति का प्रतीक माना जाता था। ये चीज़ें हमें आती है। इसके बाद जब ऐसे किलों को आक्रमणकारी सेना द्वारा कब्जे में कर लिया जाता था तो पराजित शासक की संपूर्ण शक्ति और प्रभुसत्ता उनसे छीन ली जाती थी, क्योंकि उस विजेता राजा को आधिपत्य को स्वीकार करना पड़ता था। इस तरह के कई दुर्भेद, विशाल और जटिल दुर्ग चित्तौड़, ग्वालियर, देवगिरी, दौलताबाद और गोलकुंडा में पाए जाते हैं, जिन्हें देखकर दर्शक दंग रह जाते हैं और यह कल्पना शक्ति कुंठित दिखाई पड़ती है। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसी चीज़ों में। पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट, आपको टाइम हो तो ये पढ़ लेना, रोक के वीडियो। हम इम्पोर्टेंट चीज़ों पे नज़र डालते हैं। संत ख्वाजाउद्दीन बख्तियार काकी से जोड़ा जाता है, ये पढ़ लेना। बख्तियार काकी से जोड़ा जाता है। 13वीं शताब्दी में बनाई गई ये मीनार 234 फुट ऊंची है। इसकी 4 मंजिलें हैं जो ऊपर क्रमशः पतली या संकरी होती है। यह भुजी वर्ताकार उपों का मिश्रण अलग अलग और पांडुलिपि में बुलाव पत्थर की बनी है। अलबत्ता की ऊपरी मंजिलों में कई संगमरमर का भी प्रयोग हुआ है। एक विशेषता ऐसी है कि इसके बारजे अत्यंत सजे हुए है। इसमें शिलालेख है जिन पर फूल पत्तियों के नमूने बने हुए। किसमें है ये? मीनारों में। मीनारों की विशेषता है कुतुब मीनार का संबंध है। हाँ, मीनार स्तंभ या गुंबद एक अन्य रूप मीनार थी जो भारतीय उपमहाद्वीप पर दिल्ली में कुतुब मीनार और दौलताबाद के किले में चांद मीनार। इन मीनारों का दैनिक उपयोग नमाज या इबादत के लिए अजान लगाना था, तथापि इसकी असाधारण आकांक्षीय ऊंचाई शासक की शक्ति का प्रतीक थी। चांद मीनार जो 15वीं सदी से बनी हुई है 200 फीट ऊंची है। खैर ये हमसे नहीं पूछेगा, मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा। कुछ खास अभी तक नहीं मिला, लेकिन देखते हैं। नीचे तो बहुत कुछ दिखा था खास। आप देख लेना एक बार इनको। इनको छोड़ते हैं। आगे के चैप्टर्स काफ़ी फ़ायदेमंद है, मैंने बीच बीच में से एनालिसिस किया था। ये देखिए, ये क्वेश्चंस देखे हुए लग रहे हैं ना एग्जाम। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अंड किसको बोलते हैं? अर्धगोलाकार गुंबद या आमतौर पर बौद्ध स्तूप संरचना का प्रयोग किया जाता है। मैं अंडरलाइन नहीं करता हूँ, इससे लाइन खराब होती है, आप इसे पढ़ लेना इनको, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अंड है वो अर्धगोलाकार गुंबद, यह आमतौर पर बौद्ध स्तूपों में प्रयोग किया जाता है।
अरबस्क लाइनों, पत्तियों और फूलों वाले सजावटी डिजाइनों जो इंडो इस्लामिक वास्तुकला की विशेषता है। अरबी शैली पश्चिमी एशियाई देशों में मुस्लिमों का लोकप्रिय स्थापत्य जो 11वीं से 14वीं शताब्दी तक प्रचलित था। अर्धमंडप ग्रह के सामने की स्थिति अर्धमंडप, अलंकृत पच्चीकारी दीवारों और फर्श पर की गई सुंदर सजावट, अवदान बौद्ध साहित्य से जुड़ा जीवन घटनाओं और अच्छे कर्मों का प्रयुक्तनामा, अष्टदिक्पाल 8 दिशाओं के रखवाले, आधिपत्य वह शासन जिसका दूसरे राज्यों पर किसी न किसी प्रकार का आधिपत्य हो, ये तो हम जानते हैं। आमलक, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आमलक क्या है? धारीदार आंवले के फल जैसे आकार वाला शिखर जो प्राय उत्तर भारतीय मंदिरों के शिखर के शीर्ष पर बनाया जाता है। आयुध, ये भी इम्पोर्टेंट है। शस्त्र, आयुध शस्त्र को बोलते हैं ईसा पूर्व सामान्य युग से पहले। हाँ, जैसे ईस्वी स्टार्ट हुई थी ना हमारी, फर्स्ट ईस्वी से पहले ईसा पूर्व चल रही थी। जैसे वो प्राग ऐतिहासिक काल, उसमें वो थे ना 3 काल थे, जैसे पूरा पाषाण, नव पाषाण, मध्य पाषाण, ये सब ईसा पूर्व में चल रहे थे। इसके बाद जैसे माइनस में होती चली गई, जैसे ये ईसा पूर्व होती है, जैसे 1000 ईसा पूर्व, अब इसे माइनस में होगी, जैसे चलते चलते 0 तक आ गई, ये ईसा पूर्व तक हो गया। उसके बाद में 1 से वापस सन लग गई हमारी, फिर 1 से 1000 तक, 1000 से ये सब ईस्वी चल रही है, अभी ईस्वी चल रही है, ठीक है। और ये 1 से पहले की सारी ईसा पूर्व थी, ये माइनस में चल रही थी, ये समझ गए। कलश, ये इम्पोर्टेंट थी। कलश, चौड़े मुंह वाला पत्थर, मंदिर के शिखर पर सजावटी, ये तो आप जानते हैं। कार्निश, नीचे सजावट के लिए दीवार या उभारी गई पट्टी, ये इम्पोर्टेंट है। किबला लिवान, मक्का की दिशा में स्थित या मस्जिद की दीवार। किला कुहान मस्जिद, ये इम्पोर्टेंट है। दिल्ली के पुराना किला स्थित शेरशाह सूरी तथा हुमायूं द्वारा निर्मित मस्जिद, किलाकार मेहराब बनाने हेतु कील, खूंटे के आकार वाला पत्थर, कुंडली, घुमावदार अलंकृत खंबा, कूट, वर्गाकार योजना वाला मंदिर, कोस मीनार, मीनार के आकार का मील का पत्थर। गर्भगृह, ये बहुत बार पूछ चुका है। गर्भगृह मंदिरों के अंदर का वह हिस्सा जहाँ अधिष्ठा मूर्ति स्थापित होती है, ठीक। गृहपति, बड़ी भूमि का मालिक या बड़ा किसान जो खेती को व्यापार में शामिल है। गोपुरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार गोपुरम होता है। चकमक पत्थर, काले या गहरे भूरे रंग का पत्थर जिसका पोत चिकना नहीं है। चक्र, बौद्ध संप्रदाय के पूजा का चक्र या पहिया। चतुरस्र, वर्गाकार होता है। 4 भाग, वर्गाकार भागों में पानी के चैनलों में अंतर विभाजक 4 भागों में विभाजित उद्यान। चैत्य का मेहराब ऊपर के और केंद्र में उठाई टिप के साथ अर्ध परिमाप चाप, ठीक है। इसके बाद छत्र, छाते की आकृति वाला स्तूप, शीर्ष छतरी, 4 स्तंभों पर रखी हुई है। गुंबद या पिरामिड के आकार की छत, छेनी, नुकीली या आड़ी, ये तो हम खैर मारवाड़ी भाषा में नुकीली या आड़ी धारे वाला पत्थर जिसे हड्डी, सींग और दांती पर उत्कीर्ण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जगमोहन, मुख्य मंदिर के सामने आयताकार या वर्गाकार मंडप, यह ओडिशा वास्तुकला की शैली है। जातक क्या है? बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में मानव और जानवर दोनों रूपों में लिखित एक साहित्य है जातक, ठीक, इम्पोर्टेंट। टेम्पेरा, यह है कि स्थायी तथा रंगीन पदार्थ है जो पानी में घुलनशील है। डेडोपेनल, दीवार के आंतरिक निचले हिस्से से पृथक वह हिस्सा जो जमीन से लगा होता है। इसके कुछ उत्तम उदाहरण होयसल मंदिर, इलेबिड शैली में है ये होयसल मंदिर। जमाली कमली का महरौली स्थित मकबरा, ये आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी की तुर्की सुल्तान का महल है। डेडोपेनल, ये एक बार पढ़ लेना। तारकीय योजना, मेहराब की जालियां जिन्हें इस प्रकार बनाया जाता है कि उनमें तारों के आकार का विकिरण दिखाई देता है। तिप्तिया, 3 घुमाव वाला मेहराब। तीर्थंकर, जैन धर्म के आध्यात्मिक उपदेश गुरु। तोरण, दरवाजे पर लगा नक्काशीदार सर्पाकार तोरण जिस समारोह के ऊपर अक्सर किया जाता है, ये हमें पता है, ये भी पता है। त्रिपुरांक शिव, शिव को धनुष और तीर चलाने वाले हथियारों के साथ चित्रित किया गया है, परंतु पिनाकपणी से अलग है। द्रविड़, दक्षिण भारतीय लोक संस्कृति है।
हमारे यहाँ उत्तर भारत में नागर शैली है और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली है। धर्मचक्र परिवर्तन भगवान बुद्ध द्वारा वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन, जिन्हें धर्म रूपी चक्र का आरंभ कहा जाता है। ठीक है, ये तो आता है। नकार खाना, नगाड़ा बजाने के लिए बना कमरा। नकार खाना जो प्राय किले अथवा महल के मुख्य द्वार से लगा होता था। मुगलकालीन महलों का यह एक मुख्य हिस्सा था। नागर उत्तरी भारत के मंदिरों की स्थापत्य शैली। नाट्य मंडप अथवा रंग मंडप मंदिर के अग्रभाग स्थित सभागार जहाँ नृत्य किया जाए। पंचायतन चारों कोनों पर स्थित छोटे मंदिरों के मध्य बना मुख्य मंदिर। पठान स्थापत्य दिल्ली के खिलजी शासक जो कि अफगान माने जाते थे, उनके द्वारा निर्मित स्थापत्य शैली। पदक स्वरूप आकृतियों या सुलेख से सजे गोल पदक के समान दिखने वाले मेहराब। पियत्राधुरा क्या है? पियत्राधुरा है अर्ध कीमती पत्थरों के प्रयोग से बना मोज़ेक पिचकारी जो ताजमहल में दीवारों, छतरी और संगमरमर पर दिखने के से मिलता है। पेंडेटिव दो दीवारों के मध्य एक त्रिकोणीय कोष्ठक जो गुंबद के आधार तल से मेहराब को सहारा देता है। प्रदक्षिणा परिक्रमा प्रमुख पत्थर मेहराब के शिखर पर का एक केंद्रीय फंसना, आमतौर पर मंडप के ऊपर या शिखर पर बनी प्रकृति क्रियाएं। फलक एक निश्चित आकार का एक पैनल या उसके समान एक शिलालेख या चित्र। फिरोजा, आसमानी अथवा हल्के रंग मूल्यवान पत्थर जैसे अनेक प्राचीन कालीय अलंकारों में बहुत बहुमूल्य बनाया था। फेंस विभिन्न नीले रंग की नकली कांच जैसी वस्तु जिसका प्रयोग आभूषणों की सजा के लिए किया जाता था। फ्रेस्को भित्ति चित्रकारी में प्रयोग लाए जाने वाला गीले चूने का प्लास्टर फ्रेस्को था। बंगाल का पूरा नाम ये तो पता ही है आपको। बहुरंगी वह वस्तु जिस पर रंगों की सजा कारीगरी की गई हो। बिल्लौर विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाला वह बिल्लौर पत्थर जिसे औजार बनाने एवं समारोह में प्रयोग में लाया जाता था। इसकी विभिन्न किस्में पाई जाती है। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित धर्म जो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्पन्न हुआ था। ये 6वीं शताब्दी कौन सी है? ईसा पूर्व वाली है। ये देखो, ईसवी वाली नहीं, ईसवी वाली अलग होती है। बोधिसत्व बौद्ध धर्म में बोधिसत्व से तात्पर्य महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों से है। भित्ति चित्र दीवारों, गुफाओं, इमारतों और मंदिरों पर दीवार में उकेरे गए चित्र। ये तो आपको पता है, मकबरा पता ही है। मृतकों को दफनाने वाला मंडप सभागार होता है। महापरिनिर्वाण ये देख लो, पता तो है, लेकिन एक बार भगवान बुद्ध की मृत्यु था, उनका निर्वाण महापरिनिर्वाण हो गया। निर्वाण तो ज्ञान प्राप्ति हो गई, और महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्ति या मोक्ष जिसको हम कहते हैं। जीवन और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। महामंडप मंदिर के अग्रभाग में स्थित मंडप अथवा सभागार। मिंबर जिस पर मस्जिदों में खुतबा पढ़ा जाता है। महराब या मेहराब ये प्रार्थना गृह है जो मक्का की ओर इंगित करता है। मक्का की तरफ मुँह करके जो हमारे यहाँ मुस्लिम भाई नमाज अदा करते हैं, वो मेहराब होता है, प्रार्थना गृह होता है जहाँ से वो नमाज अदा करते हैं। हमारे पश्चिम की तरफ है मक्का। मुखलिंग लिंग जिस पर मुखाकृति हो। मुंड मूर्ति मिट्टी की बनी मूर्ति जिसे सूखने के बाद आग में पकाया जाता हो, वह लाल रंग की हो जाती है। मेढ़ी गोलाकार नली। यक्षिणी यक्षिणी प्राकृतिक संसाधन एवं प्रकृति पर संरक्षण करने वाले रूपकार कलाकार। लाजवर्ण मणि नीला अर्ध कीमती पत्थर। खैर इम्पोर्टेंट नहीं है, लिंग आपको पता ही है। भगवान शिव की लिंग के रूप में पूजा की जाती है, इन्हें लिंग कहा गया। एंड लेखा प्रसाद उस शैली के मंदिर जिनमें शिखर का आकार चौकोर होता है, जिसके फलक ऊपर की ओर जाते जाते अंदर की ओर तिरछे हो जाते हैं। वज्रयान बौद्ध धर्म से उत्पन्न तांत्रिक प्रक्रिया वाला वाद। वर्ण प्राचीन काल में व्यवसाय पर आधारित 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये भी आपको पता ही है। वज्रयान वापस देखो, ये इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म से उत्पन्न तांत्रिक प्रक्रिया वाला वाद। वल्लभी नागर शैली के मंदिरों की एक श्रेणी। वल्लभी इंपॉर्टेंट है। विमान भी इंपॉर्टेंट है। विमान दक्षिण भारतीय मंदिरों के घर के ऊपर शिखर वो होता है ना, इसी करके। और मैप सही नहीं बन रहा है। हाँ, यही होता है।
विहार वह स्थान जहाँ बौद्ध साधु रहते थे। वेशर कर्नाटक के चालुक्य शासकों के समय बने मंदिरों की स्वतंत्र शैली, जिसमें उत्तर नागर एवं दक्षिण द्रविड़ भारतीय शैलियों का मिश्रण था। इसने जैसे नागर शैली और द्रविड़ शैली है ना, उत्तर और दक्षिण वाली, इनको मिलाकर ये वेशर शैली होती है। ये कर्नाटक के चालुक्यों शासकों के समय बने मंदिरों की स्वतंत्र शैली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मरण क्या है? बौद्ध अथवा जैन संप्रदाय के वे लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे, स्मरण होता है। शिखर, उत्तर भारतीय शैली मंदिर में जो शिखर, जो गर्भगृह के ऊपर ये होता है ना, और ये जो मैंने विमान देखा था, ये गर्भ के ऊपर का शिखर, और ये शिखर जो ये शिखर और विमान दक्षिण भारत, हाँ विमान जो है दक्षिण भारतीय मंदिरों के गर्भ के ऊपर का शिखर था, और शिखर जो है ये उत्तर भारतीय, मतलब शिखर ही होता है जो गर्भगृह के ऊपर होता है, लेकिन इसको दक्षिण भारतीय मंदिरों में क्या कहा गया है, साउथ में विमान कहा गया है। शिल्पी कलाकार होते हैं। शिल्प शास्त्र है जिसमें शिल्प कला लिखी होती है। भारतीय कला एवं स्थापत्य के नियमों एवं तत्वों का वर्णन करने वाले ग्रंथ शिल्प शास्त्र कहलाते हैं। संकुचित स्थान, वर्गाकार कमरे के चारों तरफ का मेहराब जिस पर गुंबद टिकता है। सभा मंडप सभागार होता है। और सराय वह स्थान जहाँ राहगीर रुक सके। साम्राज्यवादी पूर्णतया स्वाधीन रूप से शासन करने वाले अधिकारी। अब खत्म होने वाला हमारा चैप्टर। साम्राज्यवादी पूर्णतया स्वाधीन रूप से शासन करने वाले प्राधिकारी। सूर्यकांत मणि। बिलोर पत्थर की किस्म, ये वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्लोर पत्थर की किस्म जो लाल, पीली या भूरी हो सकती है, लंबे समय से इसका प्रयोग आभूषणों और अलंकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। सुलेखन, सजावटी लेखन की कला, ये आता है, सब जानते हैं। सेलघड़ी, दूसरे तो हरे रंग का पत्थर जो मुलायम होता है, जिससे आकृतियाँ, बर्तन, मोहरें और अन्य वस्तुएं बनाई जा सकती है। स्कंद, मेहराब के बाहरी घुमाव पर एक चौकोर घेरे के बीच एक तिकोनी जगह। स्टको, दीवार तथा सजावट के लिए प्रयोग किया जाने वाला अच्छा प्लास्टर। स्तूप, इम्पोर्टेंट बट यू नो वेरी वेल, बौद्ध धर्म के संप्रदाय के लोगों द्वारा पूज्य वह अंडकार संरचना जिसमें बुद्ध के अवशेष रखे हैं। स्थापत्य, वास्तुकार, स्फटिक, इम्पोर्टेंट। स्फटिक एक उच्च गुणवत्ता वाला पारदर्शी रंगहीन शीशे जैसा पदार्थ, इसके अलंकृत पात्र एवं आभूषण बनाए जाते हैं। हमाम, हमाम क्या है? तुर्की शैली से बना स्नानागार गृह, तुर्की शैली में। हर्मिका, वेरी इंपॉर्टेंट। हर्मिका अर्धवृत्तीय सूत्र के गुंबद पर छोटे वर्गाकार पहाड़ लगा। ये जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं, ये अभी के रिसेंट एग्जाम्स में आए हैं, इतने तो देख लो कितना इंपॉर्टेंट है। सो इनको घोल के पीना है हमको, शब्दावली है ना ये। और रही बात रीडिंग की, इनमें से रीडिंग आपको टाइम हो तो कर लेना। ओके, सो कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।